किसी जमाने में एक नगर में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था भोला। भोला के पिता का देहांत बचपन में ही हो चुका था और उसकी माँ ने ही उसे पाल पस कर बड़ा किया था। भोला एक बहुत ही अक्लमंद और होशियार युवक था। उसे बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत ही शौक था। वह अब तक सैकड़ों किताबें पढ़ चुका था। वैसे तो भोला इतना गरीब था कि किताबें खरीदना उसके बस की बात नहीं थी, परंतु भोला के मामा इस काम में उसकी मदद करते थे। भोला के मामा उसे किताबें लाकर देते, इसके अलावा भी वह समय समय पर भोला की मदद करते रहते थे और भोला भी दूसरों की मदद करने वाला एक नेक इंसान था। वह कभी भी दूसरे के काम में हाथ बटाने से पीछे ना रहता। वह हर एक आदमी से बहुत ही खुशी से मिलता था। भोला में एक अजीब आदत थी। वह दिन रात सोते जागते उठते बैठते एक ही सपना देखा करता था कि वह अपने देश का बादशाह बन गया है। ऐसा वह किसी लालच की वजह से नहीं करता था, बल्कि वह चाहता था कि बादशाह बनकर वह लोगों की भलाई के लिए मौजूदा बादशाह से भी ज्यादा काम करे और लोगों के दुख दर्द दूर करे। एक दिन की बात है, उसने बादशाह बनने का अपना सपना अपनी माँ को सुनाया तो माँ ने हंसते हुए कहा, वह मेरे भोले बेटे, तुम यह ख्वाब क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम कभी भी बादशाह नहीं बन सकते? माँ की बातें सुनकर भोला बोला, माँ तुम ऐसी बातें क्यों करती हो? आखिर में बादशाह क्यों नहीं बन सकता? मुझ में और बादशाह में फर्क ही क्या है? वह भी मेरी तरह ही एक इंसान है। माँ ने उसे समझाया, बेटा हम गरीब लोग हैं और गरीब लोगों को बादशाह बनने का कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए तुम बादशाह नहीं बन सकते। लेकिन माँ की बात का भोला पर कोई असर नहीं पड़ा। वह अभी भी बादशाह बनने के सपने देखता रहता। उसने अपने इस सपना के बारे में न सिर्फ माँ को बल्कि अपने हर एक जानने वाले को इसके बारे में बताया। लोग उसकी बातें सुनकर उसकी नादान समझकर मुस्कुरा कर चुप हो जाते। कुछ समय के बाद उसके इस सपना के बारे में पूरे इलाके में पता चल गया। जहाँ पर भी 4 लोग इकट्ठा होते, वह भोला के इस सपने के बारे में बातें करने लगते। होते होते इस बात की खबर उस देश के बादशाह के कानों तक भी जा पहुँची। बादशाह ने फौरन भोला को अपने दरबार में हाजिर करने का हुक्म दे दिया। सिपाहियों ने जल्दी ही भोला को पकड़कर बादशाह के सामने पेश कर दिया। बादशाह पहले तो गरीब भोला को देखकर बड़ा ही हैरान हुआ। फिर उसने कहा, मैंने सुना है कि तुम बादशाह बनने का ख्वाब देख रहे हो और लोगों को भी इसके बारे में बता रहे हो। भोला ने सिर झुकाकर कहा, जी हजूर, आपने बिल्कुल सही सुना है। मगर तुम यह सपना क्यों देखते हो? क्या तुम नहीं समझते कि बादशाह बनना बड़ा ही मुश्किल काम है और वैसे भी राजगद्दी पर केवल बादशाह का बेटा ही बैठ सकता है। जब तुम्हारा राजघराने से कोई रिश्ता ही नहीं है तो तुम बादशाह कैसे बन सकते हो? बादशाह की आवाज में अब एक शक्ति सी आ गई थी। भोला ने कहा, बादशाह सलामत, मैं यह सब पहले से ही जानता हूँ, लेकिन बादशाह भी तो मेरी ही तरह से एक इंसान होता है। सब इंसान बराबर है,
इसीलिए यह जरूरी नहीं कि राजगद्दी पिता से उसके पुत्र को ही मिले, बल्कि जो इंसान ज्यादा काबिल और ज्यादा समझदार हो उसे ही राजगद्दी मिलनी चाहिए। भोला की यह बातें सुनकर बादशाह के पास कोई जवाब नहीं था। वह कुछ पलों के लिए खामोश रहा और फिर बोला, भोला, तुम्हारी यह बात मेरे दिल में घर कर गई है। अगर तुम इस देश के बादशाह बनना चाहते हो और अपने सपने को सच करना चाहते हो, तो मैं तुम्हें एक मौका दूंगा। बोलो, तैयार हो? बादशाह की बात सुनकर सभी लोग हैरान थे, परंतु कोई कुछ ना बोला। तब भोला ने बड़ी खुशी से कहा, जी बादशाह सलामत, मैं तैयार हूँ। बताइए मेरे लिए क्या आदेश है। तो सुनो भोला, तुम्हें मेरी 4 शर्तों को पूरा करना होगा। उनमें से 3 तो सवाल हैं, जिनके तुम्हें जवाब देने होंगे, और एक काम है जो तुम्हें पूरा करना होगा। अगर तुम यह चारों शर्तें पूरी कर दो तब तुम मेरी राजगद्दी के हकदार बन सकते हो। बादशाह की बात सुनकर भोला के होठों पर मुस्कान आ गई। वह बोला, हजूर, आप जैसे चाहे वैसे सवाल मुझसे कर सकते हैं। मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी है और इस दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब मुझे मालूम ना हो, और ऐसा कोई काम नहीं जिसे कोई इंसान पूरा न कर सके। भोला की हिम्मत देखकर बादशाह के साथ साथ बाकी लोग भी हैरान थे। बादशाह ने कहा, तो सुनो मेरा पहला सवाल। मान लो मेरे पास एक डिब्बा है जिसके अंदर एक और डिब्बा है और उसके अंदर एक डिब्बा और है। यह तीसरा डब्बा एक मजबूत धातु का बना हुआ है, लेकिन जब उस धातु के डिब्बे को खोला गया तो उसके अंदर कुछ ना निकला। इसका क्या मतलब है? अब तुम दूसरा सवाल सुनो। दूसरा सवाल यह है कि अगर कोई सपना देख कि एक सुनहरी थाली में 2 प्याले रखे हुए हैं, उनमें से एक में मीठा शरबत है, दूसरे में जहर है, इसका क्या मतलब है? और तीसरा सवाल यह है कि अगर मेरी बेटी शहजादी के पास एक चांदी की थाली में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में एक चांदी की अंगूठी पड़ी है, तो इन चीजों का क्या मतलब है? इन तीनों सवालों का अगर तुम सही जवाब दे पाए तो आखिर में तुम्हें जो काम करना है वह यह कि अपने नगर में तुम्हें एक बहुत बड़ा तालाब बनाना है, जिससे कि पूरे इलाके के लोगों की पानी की दिक्कत को दूर किया जा सके। इन शर्तों को पूरा करने के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। तुम जितना वक्त चाहे उतना ले सकते हो। तुम चाहे 3 दिन, 3 महीने या 3 साल में यह काम पूरा करो, मुझे कोई परेशानी नहीं है। जब तुम सभी शर्तों को पूरा कर लोगे तो यह राजगद्दी तुम्हारी हो जाएगी। जब बादशाह सलामत ने अपनी बात पूरी की तो भोला ने बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, आपने जो सवाल मुझसे पूछे हैं इनका जवाब देना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मुझे इनके लिए कोई समय नहीं चाहिए। मैं अभी इसी वक्त आपके सवालों के जवाब दे सकता हूँ। तो सुनिए, आपका पहला सवाल एक धातु के डिब्बे से जुड़ा हुआ है जो एक बड़े डिब्बे में बंद है, और वह बड़ा डिब्बा भी एक डिब्बे के अंदर बंद है। जब उस धातु के डिब्बे को खोला जाता है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं निकलता। डिब्बे के अंदर, डिब्बे से मतलब शाही खजाने से है, और बात ये है
कि आपका शाही खजाना इस वक्त बिल्कुल खाली पड़ा है। दूसरा सवाल, आपने 2 प्यालों के बारे में पूछा है, जिसमें से एक के अंदर शरबत जो कि मीठा है, दूसरे प्याले में कड़वा जहर है। ये दोनों प्याले एक सुनहरे थाल पर रखे हुए हैं। ये सुनहरी थाल आपकी राजगद्दी है और शरबत का मतलब शाही महल की सुख सुविधाएं हैं, जबकि जहर का मतलब राजकाज चलाने के लिए और कानून का पालन करवाने के लिए की जाने वाली शक्तियों से है, जिनके बिना राज नहीं किया जा सकता। और तीसरे सवाल में आपने पूछा कि शहजादी ने एक चांदी की थाल में एक गुड्डा और एक गुड़िया रखी हुई है और उनके बीच में चांदी की अंगूठी पड़ी है। बादशाह सलामत, यह इस बात का संदेश है कि शहजादी की उम्र शादी की हो चुकी है और अब वह अपना घर बसाना चाहती है, मगर आप अपनी राजपाट की जिम्मेदारियों में एक पिता की जिम्मेदारी भूल गए हैं। भोला के जवाब सुनकर बादशाह हैरानी के कारण कुछ भी बोल ना सका। पूरे दरबार में बैठे दरबारी और मंत्रियों का मुंह भी देखने लायक था। सब एक दूसरे की तरफ देखकर हैरान हो रहे थे। वह हैरान इस बात पर थे कि कोई आदमी ऐसे मुश्किल सवालों के जवाब इतनी आसानी और इतनी जल्दी से कैसे बता सकता है। सभी लोग और बादशाह भी भोला की अक्लमंदी का लोहा मान गए। बादशाह ने कहा, तुमने जो सवालों के जवाब दिए हैं वह सचमुच की तारीफ के लायक है, लेकिन अभी एक आखिरी शर्त तुम्हें पूरी करनी है। अपने इलाके में जाकर एक इतना बड़ा तालाब बनाना है जिससे कि पूरे इलाके की पानी की दिक्कत को हल किया जा सके। तब भोला ने कहा, हजूर, आपकी इस आखिरी शर्त को पूरा करने के लिए मुझे कुछ समय लगेगा। आप मुझे आज्ञा दीजिए ताकि मैं अपने काम को पूरा कर सकूं। बादशाह कुछ परेशान लहजे में बोला, हाँ, अब तुम्हें जाने की इजाजत है। भोला वापस अपने घर आ गया। सारा किस्सा अपनी माँ को कह सुनाया जो भी आज दरबार में हुआ था। माँ ने पहले तो भोला को शाबाशी दी और फिर चेतावनी देते हुए कहा, मेरे बच्चे, तुम बहुत ही संभल कर आगे बढ़ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि बादशाह तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। इसीलिए अभी भी बादशाह बनने की ख्वाहिश को छोड़ दो। भोला ने कहा, ऐसा मत कहो माँ, इस दुनिया में कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, सिर्फ हिम्मत की जरूरत है। यह कहते हुए भोला घर से निकला और अपने मामा के पास जा पहुंचा ताकि वह अपने मामा से सलाह ले सके कि वह कैसे एक ऐसा तालाब बना सके जिससे पूरे इलाके के लोगों की पानी की समस्या को हल किया जा सके। सारी बात जानकर भोला के मामा ने कहा, बेटा, कोई भी काम अकेला नहीं किया जा सकता। तालाब खोदने के लिए कई मजदूर चाहिए, परंतु तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है कि तुम मजदूरों को दिहाड़ी देकर काम करवा सको। भोला ने कहा, तो क्या यह काम पूरा नहीं हो सकता? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एक रास्ता है, तुम अपने सभी दोस्तों, रिश्तेदारों और जानने वालों से बात करो और उनकी मदद लो। वह तुम्हारा साथ दे तो तालाब खोदने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं, और तुम उनसे यह वादा करो कि बादशाह बनते ही तुम उन सब की मेहनत का सही इनाम उन्हें दे दोगे। भोला ने अपने मामा की बात मान ली और ऐसा ही किया।
अब क्योंकि वह खुद भी सभी की मदद करता रहता था, इसीलिए सभी लोग उसकी सहायता करने के लिए तैयार हो गए। सब लोग दिन रात लगकर 3 महीने में तालाब खोद देते हैं और जब बारिश का मौसम आया तब तालाब पानी से लबालब भर गया। दूसरी तरफ बादशाह को इस बात का पक्का विश्वास था कि भोला इस चौथी शर्त को पूरा नहीं कर पाएगा, क्योंकि तालाब खोदने के लिए धन चाहिए और भोला एक गरीब लड़का था। बादशाह ने सोचा कि भोला यह काम नहीं कर पाएगा और बादशाह बनने का अपना सपना छोड़ देगा। मगर जब 3 महीने बीत गए और खैरू बादशाह के दरबार में हाजिर हुआ और उसने कहा कि उसने चौथी शर्त पूरी कर ली है और एक ऐसा बड़ा तालाब बना दिया है जो पूरे गांव भर के पानी की समस्या को हल कर देगा। इसीलिए अब वादा पूरा करने की बारी बादशाह सलामत की है। उसकी बात सुनकर बादशाह तंग रह गया। उसने उसी समय उस जगह जाने का फैसला किया जहां तालाब बनाया गया था। वहां पहुंचकर देखा तो तालाब सचमुच ही बहुत बड़ा था। इतना बड़ा तालाब देखकर बादशाह कहने लगा कि तुमने यह सब कैसे कर लिया? तुम्हारे पास तो इतना धन है ही नहीं, फिर यह कमाल कैसे हुआ? भोला ने मुस्कुराकर कहा, बादशाह सलामत, पहले तो इंसान को समझना चाहिए कि वह क्या कर सकता है और फिर यह समझना चाहिए कि दूसरे लोगों से मदद कैसे ली जाए। जब सब मिलजुल कर काम करे तो काम आसान हो जाता है। अब बादशाह को यह एहसास हुआ कि भोला उसकी सोच से भी कहीं ज्यादा होशियार और समझदार है। उसने भोला को कम समझने की भूल की थी। अब बादशाह सोचने लगा कि किस तरह से भोला से अपनी राजगद्दी बचाई जाए। जो शर्तें बादशाह ने भोला के सामने रखी थी वह सब भोला ने पूरी कर दी। अब बादशाह मन ही मन में भोला से पीछा छुड़ाने की योजना बनाने लगा। उसने सोच लिया था कि वह भोला को इस तरह से मरवा देगा कि किसी और को कोई शक ना हो। फिर वह चेहरे पर झूठी मुस्कान लाकर बोला, भोला बहुत खूब, तुम ना सिर्फ बहुत ही होशियार हो बल्कि बहुत ही हिम्मत वाले भी हो। मुझे तुम जैसे काबिल इंसान को बादशाह बनाने में बहुत ही खुशी महसूस होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हें बादशाह बनने से पहले एक शाही दावत दी जाएगी, जिसमें हम अपने सभी खास मेहमानों को बुलाएंगे। अभी तुम जाओ, हम तुम्हें भी शाही दावत पर बुलाएंगे। 2 दिन के बाद ही शाही दावत का इंतजाम कर दिया गया। उस दिन महल मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। भोला अपने मामा के साथ वहां पर आया था। हर एक मेहमान को चांदी के गिलास में शरबत परोसा जा रहा था। बादशाह अपनी राजगद्दी पर बैठा था और उसके साथ ही भोला भी उसके नजदीकी मौजूद था। महल के एक नौकर ने भोला को भी चांदी के प्याले में शरबत पेश किया। असल में बादशाह के हुक्म से उस शरबत में जहर मिला हुआ था। जब भोला ने अपना प्याला अपने हाथ में लिया तो सामने ही बैठे हुए भोला के मामा ने उसे आंख का इशारा किया। भोला को याद आ गया कि आज उसके मामा ने दावत में आने से पहले उससे कहा था कि बेटा होशियार रहना, राजगद्दी ऐसी चीज है जिसे बादशाह यूं ही आसानी से तुम्हें नहीं देगा। वह जरूर ही कुछ ना कुछ गड़बड़ कर सकता है। भोला को अपने मामा की बात याद आ गई।
उसने सबके नजरें बचाकर बड़ी ही चालाकी से अपना जहर वाला शरबत का प्याला सामने पड़े मेज पर बादशाह के प्याले से बदल दिया। भाग्य की बात है, बादशाह ने उसकी इस हरकत को देख लिया। इससे पहले कि बादशाह कुछ करता, भोला फटाफट अपनी जगह से उठा और दावत के सारे मेहमानों को संबोधित करते हुए ऊंची आवाज में कहने लगा, मेरी यह इच्छा है कि आज इस दावत में बादशाह सलामत अपने प्याले से सबसे पहले शरबत का एक घूंट भरे। उसके बाद ही हम सब लोग अपने अपने शरबत पिए, यह एक अच्छा शगुन होगा। सब लोग भोला की इस बात पर तारीफ करने लगे और बादशाह से ऐसा ही करने की गुजारिश करने लगे। बादशाह अपने ही बिछाए हुए जाल में पूरी तरह से फंस चुका था। उसे पता लग चुका था कि भोला की चालाकी और होशियारी से बचना नामुमकिन है। वह अपनी राजगद्दी से खड़ा हुआ और कहने लगा, मैं आज अपनी बेटी यानी शहजादी की शादी इस अक्लमंद और होशियार नौजवान भोला से करने का ऐलान करता हूँ और इसे ही अपना वारिस घोषित करता हूँ। मेरे बाद इस देश का बादशाह यही बनेगा। सब लोग खुशी से तालियां बजाने लगे। उसके बाद भोला की शादी शहजादी के साथ कर दी गई और वह एक खुशनुमा जिंदगी बिताने लगा। पहाड़ों के बीच एक बहुत ही तंग रास्ता था। काली बादल और घटाओं ने दिन को रात बना दिया था। बादल गरज रहे थे, बिजलियां कंद रही थी, मूसलाधार बारिश हो रही थी। इसी बीच 3 आदमी पहाड़ी ढलानों से उतरते हुए घाटी की तरफ जा रहे थे। यह बारिश और बिजलियों की कड़क से वह डरकर कभी आसमान की ओर देखते और कभी पानी के उस सैलाब की तरफ जो पहाड़ों से बहता हुआ उनकी तरफ आ रहा था। 2 आदमी तो डूबने के खतरे से बचने के लिए दौड़ते जा रहे थे और तीसरा कुछ सोचता हुआ तेज तेज कदमों से चला आ रहा था। उनमें से एक आदमी जिसका नाम समर था, उसने दूसरे से कहा, पुरुषोत्तम पीछे मुड़कर क्या देखते हो, जल्दी जल्दी चलो। पुरुषोत्तम ने कहा, हमारा तीसरा साथी पीछे रह गया है, वह क्या कर रहा है? छोड़ो उसे और अपनी जान की फिक्र करो। भाई समर, यह ठीक बात नहीं है कि हम अपने तीसरे साथी को पीछे छोड़ दें। तभी पीछे वाला साथी जिसका नाम संतोष था, उसने आवाज लगाई, अरे समर जरा रुको तो। अरे भाई तुम इतने धीरे चल रहे हो, जल्दी भागो और हमारे साथ मिल जाओ, मैं भी आता हूँ। और फिर वह बेचारा तेजी से दौड़ता हुआ अपने बाकी दोनों साथियों के साथ मिल गया। समर ने कहा, साथियों मेरा ख्याल है कि हम यहाँ पर रुक जाएं और बारिश के थमने का इंतजार करें। यह भी तुमने क्या खूब राय दी, ऊपर से पानी का सैलाब आए और हमें अपने साथ बहा कर ले जाए। लगता है तुम हमें मरवाना चाहते हो। संतोष ने कहा, भाई इस पानी के सैलाब से बचने का हमें कोई उपाय सोचना होगा। तो फिर तुम ही बताओ हम किस तरह से इससे बच सकते हैं। मुझे लगता है कि हमें पहाड़ के अंदर किसी गुफा में शरण ले लेनी चाहिए। क्या तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा पानी का सैलाब किस तरह से हमारी तरफ आ रहा है? समर ने कहा, तो जल्दी चलो हम इस गुफा में घुस जाते हैं। संतोष बोला, और यह जो इतनी बड़ी चट्टान पास ही लुढ़क रही है, इससे क्या होगा?
संतोष ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? अगर यह चट्टान गिर गई तो इस गुफा का मुंह बंद हो जाएगा और हम लोग जिंदा ही इस गुफा में दफन हो जाएंगे। समर ने कहा, सदियों से यह चट्टान यहीं पर खड़ी है, क्या इसे आज ही गिरना होगा? इस बात का भी क्या भरोसा कि आज यह चट्टान ना गिरे? समर मजाक करते हुए कहने लगा, अगर गुफा का मुंह बंद हो गया तो हम मर ही तो जाएंगे, इससे ज्यादा क्या होगा? पुरुषोत्तम बोला, यह जान बचाने का वक्त है, झगड़े का नहीं, बहस बंद करो और ईश्वर का नाम लेकर इस गुफा में चलते हैं, जो भी होगा अच्छा ही होगा। और वह तीनों दौड़ते हुए गुफा में दाखिल हो गए। गुफा के मुंह की तरफ से रोशनी आ रही थी, पानी के सैलाब की गड़गड़ाहट बढ़ रही थी। समर ने कहा, चलो अच्छा ही हुआ हम इस गुफा में आ गए, वरना इस खतरनाक सैलाब में डूब कर मर जाते। संतोष ने कहा, अगर यह चट्टान गुफा के मुंह पर गिर पड़ा तो क्या होगा? समर ने मस्करी करते हुए कहा, तो फिर हम तेरी बात को सही मान लेंगे। पुरुषोत्तम ने कहा, अरे भाई तुम फिर से बहस करने लगे, चुप रहो और भगवान से प्रार्थना करो कि हम इस जगह पर बिल्कुल सुरक्षित रहें। अचानक गुफा के मुहाने की तरफ से थरथराने की आवाज सुनाई दी। संतोष ने कहा, हे ईश्वर, यह क्या हो रहा है? लगता है चट्टान लुढ़क रही है। और फिर वही हुआ जिसका डर था, चट्टान गुफा के मुहाने पर गिर गई और गुफा का मुंह बंद हो गया। गुफा का मुंह बंद होते ही गुफा में आ रही रोशनी बंद हो गई। संतोष एकदम से चिल्ला पड़ा, हे भगवान, यह क्या हुआ? यह अंधेरा क्यों छा गया? अब वह तीनों दोस्त गुफा में बंद हो चुके थे। संतोष ने कहा, मैंने तो पहले ही कहा था कि यह चट्टान लुढ़कती नजर आ रही है। समर, यह सब तुम्हारी गलत सलाह के कारण हुआ है। तुमने हम सबको यहाँ पर फंसा दिया, अब तुम ही यहाँ से निकलने की कोई तरकीब बताओ। समर ने कहा, अगर यही हाल रहा तो हम तीनों की मौत निश्चित है, लेकिन इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। संतोष, यह सब तुम्हारे कारण हुआ है, तुमने ही यह मनहूस बात की थी कि यह चट्टान गुफा के मुंह पर गिर सकती है, और देखो ऐसा हो भी गया। संतोष ने कहा, तो क्या मेरे कहने से ऐसा हुआ है? समर बोला, और नहीं तो क्या यह मेरे कारण हुआ है? पुरुषोत्तम ने कहा, भाई तुम दोनों यह बहस और तकरार बंद करो। मुझे तो लगता है कि तुम दोनों की इस लड़ाई की वजह से ही हम इस मुसीबत में फंस गए हैं। अब तुम दोनों बहस को खत्म करो। तभी संतोष जाकर उस चट्टान को धक्का लगाने लगा और अपने दोनों बाकी साथियों से भी कहने लगा कि तुम दोनों भी मेरे साथ इस चट्टान को धक्का लगाओ। हो सकता है हम इस गुफा का मुंह खोल सके। समर ने कहा, मजाक क्यों करते हो भाई, हम तीन तो क्या, हम जैसे 100 आदमी मिलकर भी इस चट्टान को धक्का लगाए तो भी गुफा का मुंह नहीं खोल सकते। पुरुषोत्तम ने कहा, संतोष, समर, तुम दोनों इधर आओ, कुछ देर ठंडे दिमाग से सोचते हैं, शायद इस मुसीबत का कोई हल मिल जाए। वह तीनों कुछ देर तक चुपचाप वहां पर बैठे रहे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। एक गर्जती हुई आवाज ने कहा,
ध्यान से सुनो तीनों मनुष्यों, तुम जिस गुफा में फंस गए हो वो मेरा घर है। आवाज सुनकर तीनों दोस्त घबरा गए। तभी समर ने कुछ हिम्मत करते हुए कहा, भाई तुम कौन हो, हमें दिखाई क्यों नहीं देते? फिर से एक गरजती हुई आवाज आई, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा, मैं इस गुफा में रहने वाला नेक दिल फरिश्ता हूँ। अब तुम इस गुफा से मेरी मर्जी से ही बाहर जा सकते हो। समर ने एक बार फिर से कहा, तो फिर हमें इस गुफा से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा? फिर से एक गूंजती हुई एक आवाज आई, तुम इस गुफा से तभी बाहर जा सकते हो अगर तुम तीनों ने अपने अपने जीवन में कोई नेकी का काम या कोई भलाई का काम किया हो। अगर ऐसा कोई किस्सा तुम्हारी जिंदगी में घटा है तो तुम मुझे बताओ, तभी मैं इस गुफा का मुंह तुम्हारे लिए खोल सकता हूँ। परंतु याद रखना, अगर तुमने झूठ बोलने की कोशिश की तो हमेशा के लिए बंद हो जाओगे। तीनों दोस्त उस आवाज को सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा गए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, क्योंकि एक तरफ तो इस गुफा में वह बंद हो चुके थे और दूसरी तरफ एक इसी मुसीबत थी जो दिखाई नहीं दे रही थी। उनमें से सबसे पहले पुरुषोत्तम बोला, समर भाई तुम एक नेक इंसान मालूम पड़ते हो। मुझे लगता है कि तुमने अवश्य ही अपने जीवन में कोई न कोई भलाई का काम जरूर किया होगा। अच्छा होगा कि सबसे पहले तुम ही अपने जीवन का कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिसमें तुमने नेकी का काम किया हो। भाई यह तो भगवान ही जानता है कि कौन नेक है, मैं तो एक बहुत ही गुनहगार किस्म का आदमी हूँ। मेरे पास तो सिवाय इस बात के कोई भी नेक काम नहीं है कि मैं अपने बूढ़े माता पिता के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार करता था। बूढ़े माँ बाप से अच्छा बर्ताव करने से बड़ा नेक काम कौन सा हो सकता है। मेरी आदत थी कि मैं रोज बकरियां चराता हुआ जंगल में जाता और शाम को घर वापस लौट आता था। घर जाकर बकरियों का दूध निकालकर पहले अपने बूढ़े माता पिता को पिलाता, उसके बाद अपनी पत्नी और बच्चों को देता। एक दिन की बात है, मैं बकरियां चराते चराते बहुत दूर निकल गया और जब रात को मैं वापस अपने घर आया तो मुझे मेरी पत्नी भूख से निढाल मिली। मैं दूध का प्याला हाथों में थामे हुए खड़ा था। सामने मेरी पत्नी जो पूछने लगी कि आज आप कहाँ चले गए थे। मैंने कहा, आज बकरियां चराते चराते दूर निकल गया था, मेरे माता पिता कहाँ हैं? पत्नी ने कहा, वह तो इंतजार करते करते सो गए। मैंने कहा, बड़े ही दुख की बात है, वह बिना खाना खाए ही सो गए। पत्नी ने कहा, लाओ दूध मुझे दे दो, बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। मैंने कहा, अरे भाग्यवान माता पिता को दूध पिलाई बिना मैं यह दूध तुम्हें नहीं दूंगा। पत्नी ने कहा, वे तो सो चुके हैं, जबकि तुम्हारे बच्चे भूख से रो रहे हैं, पहले बच्चों को दूध पिला दो। जब माँ बाप जाग जाएंगे तब उन्हें दूध पिला देना। मैंने कहा, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा। पत्नी ने कहा, तो ठीक है, तुम उनको जगा दो और यह दूध उन्हें पिला दो। मैंने कहा, मैं उनकी नींद क्यों खराब करूं? पत्नी ने कहा, तो फिर तुम क्या करोगे? मैं यहीं पर खड़ा रहूंगा जब तक वह खुद नहीं जागेंगे।
जब वह खुद जाग जाएंगे तो दूध उन्हें पिला दूंगा। पत्नी ने कहा, तो फिर मैं बच्चों का क्या करूं? मैंने कहा, तुम उनको थोड़ी देर बहलाव ताकि वह सो जाएं। तो फिर तुम्हारे माता पिता कब जागे? जब सुबह हो गई तब। तो तू सारी रात दूध लेकर वहीं पर खड़ा रहा। हाँ, और मेरे बच्चे मेरे कदमों में रोते रोते सो गए। तो फिर तूने अपने माता पिता को दूध पिलाकर ही बच्चों को दूध पिलाया होगा। जी हाँ, मैंने ऐसा ही किया। अरे दोस्त, माता पिता की ऐसी सेवा तो मैंने ना आज तक सुनी और ना ही देखी। यह तो एक बहुत ही नेक काम है। दोनों की आंखों में आंसू आने लगे थे। इसके बाद वे तीनों ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, हमें इस मुसीबत से बाहर निकालो। तभी समर ने कहा, देखो पुरुषोत्तम, चट्टान जरा सी सरक गई है और रोशनी अंदर आने लगी है। हे भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संतोष ने कहा, लेकिन हम अभी भी बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि सुराख बहुत ही तंग है। मेरे दोस्तों, अब तुम दोनों की बारी है। तुम भी अपनी जिंदगी में से कोई ऐसा नेक काम याद करो जो तुमने किया हो। तुम भी कोई ऐसा किस्सा सुनाओ जिसमें तुमने कोई भलाई की हो। मेरे भाई, मैंने जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं किया था। पुरुषोत्तम ने कहा, तुम छोटी सी भी भलाई को कम मत समझो। कोई भी ऐसी घटना तुम याद करो। हाँ, एक बात मुझे याद आती है जो नेकी का काम तो नहीं है, लेकिन बुराई से बचने का काम जरूर है। परंतु मुझे वह घटना बताने में शर्म आती है। पुरुषोत्तम ने कहा, मेरे भाई, तुम नहीं जानते कि बुराई से बचना भी एक भलाई का ही काम है। और फिर इसमें शर्म किस बात की? इस घटना को बताने से किसी महिला का नाम खराब हो सकता है। पुरुषोत्तम ने कहा, भाई, हम तुम्हें वचन देते हैं कि जो भी घटना तुम हमें सुनाओगे उसका जिक्र हम किसी दूसरे के सामने नहीं करेंगे। हमारे गांव में एक लड़की थी जिसे मैं बहुत ही प्रेम करता था, लेकिन मैं बहुत ही गरीब इंसान था और मेरी गरीबी की वजह से उस लड़की की शादी मुझसे नहीं हो सकी। लेकिन फिर भी मैं उससे बहुत ही प्रेम करता था। उसको पाने के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत करना शुरू की और देखते ही देखते मैंने काफी धन भी इकट्ठा कर लिया था। परंतु इस दौरान उस लड़की की शादी दूसरी जगह हो चुकी थी। उसके शादीशुदा हो जाने के बाद भी मेरे दिमाग में हमेशा उसे पाने की इच्छा ही बनी रहती। और फिर एक दिन हुआ यूं कि उस लड़की का पति बहुत ही बीमार पड़ गया। काफी दिनों तक बीमार रहने के कारण उसका परिवार भी गरीबी की हालत में आ चुका था। एक दिन की बात है, वह लड़की मेरे पास मेरे घर पर सहायता मांगने के लिए आई। मैंने कहा, कैसे आना हुआ लगता है, मेरा प्यार तुम्हें यहाँ पर खींच लाया। वह कहने लगी, मेरे घर की हालत बहुत ही खराब है। मुझे कुछ धन की आवश्यकता है जिससे कि मैं अपना घर चला सकूं और अपने पति का इलाज करवा सकूं। मैंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी सहायता करने को तैयार हूँ। बताओ तुम्हें कितने धन की आवश्यकता है। वह कहने लगी, मुझे 50 अशर्फियाँ की आवश्यकता है। मैंने कहा, 50 तो क्या, मैं तुम्हें 100 अशर्फियाँ देने को तैयार हूँ।
यह लो अशरफिया की थैली। यह कहते हुए मैंने अशरफिया उसकी तरफ बढ़ा दी। लड़की ने वह थैली अपने पास रख ली और कहने लगी, भगवान करे आपका घर खुशियों से भर जाए। ईश्वर आपको इस भलाई का बदला जरूर देंगे। अब इस धन से मेरे पति का इलाज भी अच्छे से हो पाएगा। मैंने कहा, सुनो, तुम मेरे सामने अपने पति का जिक्र मत करो। बस तुम इन अशरफियों के बदले में आज रात यहीं पर रुक जाओ। यह रात तुम मेरे साथ बिताओ और फिर सुबह जाकर यह धन अपने पति को दे देना। लड़की कहने लगी, अगर मैंने ऐसा किया तो मेरे पति इस धन को कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें मर जाना मंजूर होगा, लेकिन मेरा ऐसा करना नहीं। यह अशरफियों की थैली तुम अपने पास ही रख लो। इससे अच्छा तो यह होगा कि मेरा पति बिना इलाज के ही मर जाए। उसकी यह बात सुनते ही जैसे मेरे कलेजे पर किसी ने तीर चला दिया हो। मैं सोचने लगा कि हे ईश्वर, यह गरीब लड़की मर जाने को तैयार है लेकिन अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देती। मैं इतना निर्दय और इतना स्वार्थी नहीं हो सकता। यह सोचकर मैंने उस लड़की से कहा, तुम यह अशरफियों की थैली ले जाओ, मुझे बदले में कुछ नहीं चाहिए। मैं तुम्हारे कपड़ों तक को हाथ नहीं लगाऊंगा। वह लड़की मुझे और भगवान को धन्यवाद देती हुई वहां से चली गई और उस दिन मैं एक बड़ा अपराध करने से बच गया। मैंने मन ही मन ईश्वर को धन्यवाद दिया। पुरुषोत्तम ने कहा, समर जरा उधर देखो, चट्टान थोड़ी सी और सरक गई है। अब तो आसमान भी नजर आने लगा है, लेकिन फिर भी हम इसे बाहर नहीं निकल सकते क्योंकि अब भी जगह बहुत ही तंग है। भगवान करे चट्टान थोड़ी सी और सड़क जाए। अब आपकी बारी है। हाँ, मुझे याद आता है मेरा एक भलाई का काम, लेकिन उस समय मैंने फैसला लिया था कि मैं वह कहानी किसी को नहीं बताऊंगा। ऐसा मत करो भाई, तुम देख नहीं रहे कि हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं। अगर तुमने वह नेकी का काम नहीं बताया तो हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे। मेरे पास मेरे बाप दादाओं की जमीन के अलावा मेरा अपना जमा जमाया व्यापार भी था। मैं अपना पूरा समय व्यापार में लगाता, जबकि खेतों के काम के लिए मैंने मजदूर रखे हुए थे। सारा दिन खेतों में काम करने के बाद जब शाम होती तो मैं उन मजदूरों को मजदूरी देकर विदा कर देता, लेकिन उनमें से एक मजदूर को मैंने गुस्से से डांट दिया और वह बिना मजदूरी लिए ही वहां से चला गया। बाद में मुझे अपने किए पर बड़ा ही पछतावा हुआ। मैं उस मजदूर की तलाश में निकला, लेकिन वह मुझे कहीं नहीं मिला। मैंने उसकी मजदूरी को अपने व्यापार की पूंजी में लगा दिया, यह सोचकर कि जब भी वह मजदूर मुझे मिलेगा तो उसके पैसे उसे वापस लौटा दूंगा। भगवान की कृपा देखो, उस मजदूर की मजदूरी को जब मैं व्यापार में लगा दिया तो मेरा व्यापार दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगा। मेरी अपनी दौलत के साथ साथ उस मजदूर की रकम भी बढ़ने लगी। कुछ सालों के बाद उस मजदूर को किसी मुसीबत ने आ घेरा और वह खुद ही अपनी मजदूरी लेने के लिए मेरे पास दोबारा आया। उसका नाम रामदीन था। वह मेरे पास आया और कहने लगा, सेठ क्या आप मुझे जानते हो?
जहाँ तक मुझे याद है तुम रामदीन हो। उसने कहा, हाँ मैं रामदीन ही हूँ, आपको आज तक मेरा नाम याद है। मैंने कहा, भाई तुम इतने दिनों तक कहाँ थे, मैंने तुम्हें बहुत ही तलाश किया। रामदीन ने कहा, मेरी मजदूरी मुझे वापस दे दीजिए, मैं मुसीबत का मारा दोबारा आपके पास आया हूँ। थोड़ी सी रकम के लिए इतने सालों बाद आपके पास आने में मुझे झिझक महसूस हो रही थी, लेकिन मुसीबत ही ऐसी आन पड़ी, इसीलिए आपके पास आया हूँ। मैंने कहा, रामदीन तुम यह बकरियां और भेड़ देख रहे हो? रामदीन ने कहा, हाँ सेठ जी, आप तो बहुत ही अमीर हो गए हैं। मैंने कहा, यह सब आज से तुम्हारी है, मैं आज तक तुम्हारी अमानत को संभाल कर रखा था। तुम यह सब भेड़ बकरियां और गाय ले जाओ, मुझे अपनी अमानत के बोझ से छुटकारा दिलवाओ। रामदीन ने कहा, सेठ जी आप मजाक क्यों करते हैं, मैं इस समय मुसीबत का मारा हूँ। मैंने कहा, मुझे ईश्वर की कसम है, मैं मजाक नहीं कर रहा, बल्कि यह सब कुछ तुम्हारा है रामदीन। रामदीन कहने लगा, क्या सचमुच यह सब मेरा है? मैंने कहा, हाँ ईश्वर की कसम यह सब कुछ तुम्हारा है। रामदीन ने कहा, सेठ तुम किस कदर दिलदार आदमी हो, आप ऐसा करें कि इसमें से आधा माल आप रख ले। मैंने कहा, रामदीन यह सब तुम्हारे हैं, क्योंकि तुम्हारा ही मजदूरी के पैसे जो मेरे पास रह गए थे और मैंने उसको व्यापार में लगा दिया, जिससे यह सब भेड़ बकरियां मैंने खरीदी है। अब तुम जाओ और इन सबको भी अपने साथ ले जाओ। क्या रामदीन सब बकरियां और गाय ले गया? हाँ, और मेरी पत्नी मुझसे 1 महीने तक नाराज रही कि तुमने रामदीन से आधा माल क्यों नहीं ले लिया। समर ने कहा, आपका यह नेक काम तो हम दोनों के नेक काम से कहीं बड़ा है। मुझे लगता है कि अब गुफा का मुंह जरूर खुल जाएगा। तभी पुरुषोत्तम खुशी से चिल्लाते हुए बोला, वह देखो गुफा के मुंह पर रखी हुई चट्टान अब लुढ़क गई है। अब गुफा का मुंह पूरी तरह से खुल चुका था। बारिश अब बंद हो चुकी थी, मौसम भी एकदम साफ हो चुका था। तीनों दोस्त गुफा से बाहर आ गए और अपने गांव की तरफ लौट चले। मन ही मन में वह तीनों फैसला कर चुके थे कि वह अपनी आगे की जिंदगी में भी भलाई के काम करते रहेंगे।